हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MRS ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग मैथमेटिक्स 2023 के पेपर के सॉल्यूशन के पार्ट 2 का वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिए थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 का, जिसमें आपसे कहा गया है कि सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान हमको निकालना है। तो मुख्य मान के लिए आप लोगों ने सबसे पहले जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं तो y बराबर सेक इनवर्स x फंक्शन के बारे में फुल डिटेल हम लोग जो है देखते हैं। इसका ग्राफ, इसके अलावा इसका क्या डोमेन होता है, क्या इसका रेंज होता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है देखते हैं। तो चूंकि हमको यहाँ पर मुख्य मान निकालना है तो हमको केवल रेंज से मतलब है। तो अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज जो होती है उस सेक इनवर्स फंक्शन की वो होती है क्लोज इंटरवल 0, और इसमें से π/2 हम बाहर कर देते हैं। π/2 को बाहर करने का मकसद इसलिए होता है कि जो हमारा सेक फंक्शन है वो π/2 पे डिफाइंड नहीं है। π/2 पे उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है और इन्फिनिटी का मतलब जो है डिफाइंड नहीं। तो अगर अब इसका हमको मुख्य मान निकालना है तो हम ध्यान दें, अगर हम इसको मान लीजिए y मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -√2। अब ध्यान दीजिए यहां से जब ये y बराबर सेक इनवर्स -√2 है तो बच्चों ये सेक y बराबर हो जाएगा माइनस का √2 के। अब आपको ये देखना है कि सेक में √2 किसकी वैल्यू होती है। तो अगर आपको सेक की वैल्यूज के बारे में पता होगा तो आप जानते हो कि सेक π/4 का मान √2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, √2 के बराबर। तो यहां से इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक y बराबर माइनस का सेक π/4। अब चूंकि देखिए सेक जो सेक का डोमेन है, सेक फंक्शन का डोमेन, चूंकि जो सेक इनवर्स की रेंज है वही सेक का डोमेन होता है, तो सेक का डोमेन जो है हमारा वो 0, माइनस π/2, तो यानी कि 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें सेक निगेटिव है, जो सेक π/4 की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये निगेटिव आ रहा है, ये आगे निगेटिव साइन है। तो निगेटिव साइन है तो आप जानते हैं ASTC से, और अगर नहीं पता है तो इसका एक हमने वीडियो बना रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के बारे में। तो ASTC में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पर साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक, टैन, कॉट ये सब यहाँ पे निगेटिव होंगे। तो हम यहाँ पर पाई से, अब चूंकि देखिए इस इंटरवल में, इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास पाई माइनस थीटा आएगा। तो अगर इसको हम चेंज कर दें और इसको हम लोग लिख दें सेक ऑफ पाई माइनस π/4, और ये बन जाएगा सेक y के बराबर। अब ध्यान दीजिए, तो जब सेक y बराबर सेक पाई माइनस π/4 आ गया तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा सेक 4 से पाई जाएगा, 3y बचेगा, ये बन जाएगा 3π/4 बराबर किसके, सेक y के। तो यहां से y बराबर हमारे पास बन जाएगा सेक इनवर्स सेक 3π/4। अब आप जानते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा, जब थीटा जो है डोमेन में बिलोंग करता है तो यहाँ पर जो है ये बन जाता है हमारे पास वही थीटा ही हो जाता है। तो y बराबर 3π/4, यानी कि जो मुख्य मान आ गया है सेक इनवर्स -√2 का वो आया है 3π/4। तो ये हमारे पास इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 2 का। तो 2 के का आंसर जो हमारे पास आया वो आया 3π/4। आशा है आपका भी यही आंसर आया होगा। अब हम लोग अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है कि आपको दो इक्वेशन दी गई है मैट्रिक्स के रूप में। तो मैट्रिक्स के रूप में दो इक्वेशन दी गई हैं, तो क्या क्या दी गई हैं इनको हम जरा नोट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स के रूप में हमको दो इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3। अब देखिए, अब अगर यहां से इन दोनों इक्वेशंस को आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल में दो चरों की जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करना आपको पता है कि अगर हम इनको डायरेक्टली ऐड कर दें तो देखिए ये y प्लस का, ये y माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये x जुड़ करके हमारे पास क्या हो जाएगा 2x,
और यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, और मैट्रिक्स का जो एडिशन है आपको पता है कि मैट्रिक्स जो होते हैं वो कंपोनेंट वाइज ऐड होती हैं। तो अगर कंपोनेंट वाइज हम ऐड करें यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 7+3, और ये बन जाएगा 0+0, ये वाला जो उसके बाद ये 2 जो होगा ये 0 के साथ ऐड होगा, 2+0, और उसके बाद ये 5 जो होगा ऊपर वाला ये नीचे के 3 के साथ ऐड होगा। तो अगर यहाँ से इसको हम लोग देखें तो 7 3 बन जाएगा 10, 0 और में 0 ऐड करो 0, 2 0 2 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा। अब चूंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ होल मैट्रिक्स 10 0 2 8। तो जब 1/2 है तो 1/2 से हर एंट्री में डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा 5 0 1 4, ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब x की वैल्यू आपको मिल गई तो आप जानते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन में y x की जगह पे जो है ये वैल्यू रख दें तो वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी फर्स्ट इक्वेशन में ही देखें, फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। तो अगर यहाँ पर x की जगह पर हम लोग रख दें 5 0 1 4, तो जब ये रखेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए 5 0 1 4, और ये प्लस का y बराबर किसके है आपके, ये है 7 0 2 5। तो अब ये हमारा जो इधर वाली मैट्रिक्स है ये उधर माइनस में चली जाएगी, तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी कंपोनेंट वाइज ही होता है। तो ये बन जाएगा 7 - 5 0 - 0 2 - 1 और 5 - 4। तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 0 से 0 जाएगा 0, 2 से 1 जाएगा 1, 5 से 4 जाएगा 1। तो ये y की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना तो केवल शायद x की वैल्यू ही था। आपसे पूछा गया था कि हाँ x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान तो यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा। आपको सवाल केवल आंसर यहीं तक निकालना था एग्जाम में, आपको एग्जाम में नीचे नहीं करना था। हम आपको y की वैल्यू भी यहाँ से कैसे निकालेंगे उसका मेथड हमने आपको बताया। तो सिंपल से तरीके से यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा, और y की जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है 5014, यही आपका आंसर आया होगा। और अगर आपने ये आंसर लाया है तो आपको पूरे के पूरे बिल्कुल जो है नंबर मिलेंगे। तो अब अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट से है। डिटर्मिनेंट में क्या क्वेश्चन है एक बार जरा देखते हैं। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दिखानी होती है तो हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास ग नंबर क्वेश्चन है, और ग नंबर में कहा गया है डिटर्मिनेंट है आपके पास यह है 13 14 15, और उसके बाद यह है 16 17 18, फिर है 19 20 21। तो इसको 0 दिखाना है। तो अगर हम चाहें तो अगर अच्छे से लिखना है एग्जाम में तो आप इसको LHS मान सकते हैं। LHS जब हम लोग इसको मान लेंगे कि ये हमारा 13 है, 14 15, फिर 16 17 18 19 20 21। अब अगर हम लोग ध्यान दें सेकंड वाली रो अगर कंसीडर करें हम लोग, तो सेकंड वाली रो से अगर हम फर्स्ट वाली रो को सब्ट्रैक्ट करें तो 16 से 13 जाएगा मतलब 3 बचेगा, 17 से 14 जाएगा 3 बचेगा, 18 से 15 जाएगा 3 बचेगा। ये इस पूरी रो में 3 3 3 आएगा। और अगर हम लोग इसी तरह थर्ड वाली रो में भी देखें तो थर्ड वाली रो में भी 19 से 16 जाएगा 3 बचेगा, 20 से 17 जाएगा 3 बचेगा, 21 से 18 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ भी 3 3 3 बन जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री क्या लगाने हैं कि R2 में R2 से R1 को घटा दे, और इसी तरह R3 में R3 से R2 को घटा दे। ठीक है, ये तो अगर ये दो ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बन क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास बन जाएगा देखिए ये बन जाएगा 13 14 15। 16 से 13 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ भी 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 3 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए
आपको हमने बताया जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ एनी टू rows or columns of a determinant are equal, then the value of the determinant is 0। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख करके सीधे सीधे आप इस आंसर को 0 दिखा सकते हैं। आपको डिटरमिनेंट खोलने की जरूरत नहीं है, खोलकर आपको कैलकुलेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी, 14 को 15 से इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। ये करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था जो आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी से लगाया जा सकता। तो इसी के साथ अब हम लोग अगले अगर क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि घ नंबर है कि y बराबर आपको दिया गया है log tan x। तो y बराबर दिया गया है log tan x और बेस में है आपके e, और आपसे पूछा क्या गया कि आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू है पाई बाई 4। ठीक है, तो यानी कि आपको इस y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, y का अवकलन आपको निकालना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए चूंकि आगे जो आपका फंक्शन है वो कंपोजिशन फंक्शन है log और tan का, तो जब कंपोजिशन फंक्शन है तो कंपोजिशन फंक्शन का अवकलन करने के लिए हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चेन रूल के इस्तेमाल, चेन रूल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक y हमारे पास कोई फंक्शन है और dy बाई dx निकालना है, तो वहां पर अगर कंपोजिशन फंक्शन लगा है और उस फंक्शन में अगर हम कुछ मान लीजिए किसी चीज को t मानते हैं तो ये बन जाएगा dy बाई dt, और उसके बाद फिर जो t मानेंगे जिसको, उसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये होता है हमारे पास चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो ये dt बाई dx ये बनता है। तो अगर यहां पर हमारे पास देखें y बराबर है आपके पास log tan x, तो log tan x है, तो अगर हम मान लें कि tan x बराबर t है तो ये y बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, y बराबर बन जाएगा log t बन जाएगा सिंपली, क्योंकि tan x को हम लोगों ने t मान लिया है, तो ये बन जाएगा log t। अब ध्यान दीजिए y का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो इधर x ही होगा, तो यहां पे क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ log t। अब चूंकि यहाँ t का फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे dt से एक तरह से जैसे वो चेन रूल लगाएंगे, तो d बाई डी टी ऑफ ये बन जाएगा log t और साथ में इधर बन जाएगा dt बाई डी एक्स विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो अब log t का आप डिफरेंशिएशन जानते हो होता है 1/t और d बाई डी एक्स ऑफ, अब t की वैल्यू हम लोग यहीं पर रख देंगे और t की वैल्यू है tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर x, और t की वैल्यू भी आपको पता है tan x हमने माना है, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व करो या डायरेक्ट आप पाई बाई 4 रख सकते हो, क्योंकि आपको dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये देखो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमको dy बाई dx निकालना है, तो पाई बाई 4 पे dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पाई बाई 4 रख दें, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन में बन जाएगा tan पाई बाई 4। sec पाई बाई 4 का मान हम लोग जानते हैं √2 होता है, तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर अपॉन tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 अपॉन में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो काफी सिंपल सवाल पूछे गए हैं आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। ये चार के चारों सवाल अभी तक हमने जो डिस्कस किए बहुत ही सिंपल सवाल थे, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। इसके बाद अगर जो हमारा 5वां सवाल है वो इंटीग्रेशन का है, और इंटीग्रेशन पे भी जो है आप इसको नोट कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन अगर नोट करना है तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में जो है अगला जो हमारा सवाल है वो इंटीग्रेशन का है, और क्या है क्वेश्चन कह रहा है आपको इंटीग्रेशन करना है a की पावर x e की पावर x dx का। तो इंटीग्रेशन हमको करना है a की पावर x e की पावर x dx का। अब आप जानते हो कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है हमारे पास
तो उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो आप सीधे सीधे वहां से भी लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एंड जी, अगर दो फंक्शन है एक्स के और उनका इंटीग्रेशन हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मेथड क्या होता है, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। फर्स्ट और सेकंड मानने का प्रोसेस क्या होता है, उसका आपके पास फॉर्मूला होता है इलेट। इलेट का मतलब है कि इस ऑर्डर पे आप मानोगे, ठीक है। आई मतलब जो जो ऊपर होगा उसको आपको फर्स्ट मानना है, और जो नीचे होगा उसको हमको सेकंड मानना होता है। आई से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल से होता है जो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन है। ए से होता है जो हमारे अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। टी से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो दोनों आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम इस ऑर्डर में चूज करते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल पाए। आपको पता है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकलता है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लें कि होता क्या है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए हमने एफ को फर्स्ट मान लिया है और जी को सेकंड माना है, तो होगा क्या, फर्स्ट को रोक करके यानी कि एफ को हम रोक देंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन होता है और फिर जो आया उसका पूरे का इंटीग्रेशन होता है। ये होता है फॉर्मूला दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का। तो एक तो रूल है, यहां से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, देखिए इसको अगर हम आई मान लें तो आई बराबर इसको हमने मान लिया, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए हम चूंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो इसको हम लोग सेकंड मानेंगे और फर्स्ट मान लेंगे ए की पावर एक्स को। तो अब ए की पावर एक्स को आप मान ले तो एक्स ये बन जाएगा ए की पावर एक्स, ठीक है। पहला वाला हमने देखिए एकदम जो है वैसे का वैसा लिख दिया। उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस, नीचे लिख रहे हैं हम लोग, माइनस ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर डी बाई डी एक्स होगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा किसका, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। उसके बाद ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद जो भी आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, और साथ में जो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई की पावर एक्स, और बाद में जो हमारे पास dx लिखा है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये बन गया हमारे पास ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस लॉग, यहाँ बाहर ले लीजिए तो ये बन जाएगा लॉग ए ई, और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स dx, और ये वैल्यू हमारे पास थी आई। अब ध्यान दें, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स dx, इसी को तो अभी हम लोगों ने आई माना था। ऊपर देखिए, ये देखिए इसी को हम लोगों ने आई माना है, तो इसकी जगह पर अगर हम लोग आई रख दें तो ये बन जाएगा क्या, हमारे पास बन जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस लॉग ए बेस ई आई। इसको उधर हम लोग भेज दें तो ये बन जाएगा आई प्लस लॉग ए बेस ई आई बराबर बन जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। और साथ में हम लोग कांस्टेंट टर्म भी ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, इधर हम लोगों को आई कॉमन मिल जाएगा, तो आई कॉमन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन प्लस लॉग ए बेस ई बराबर ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। अब इसको हम लोग इसको जो है अपॉन में भेज देंगे, ये बन जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी अपॉन में बन जाएगा वन प्लस लॉग ए बेस ई। अब देखिए ये जो अपॉन में वन प्लस लॉग ए बेस ई आया, ये दोनों के अपॉन में जाएगा, तो दोनों के अपॉन में जाएगा, तो जब इधर सी के अपॉन में जाएगा तो वो सिंपली एक फिर से एक कांस्टेंट बनेगा, तो ये आई बराबर बन जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस लॉग ए बेस ई प्लस सी अपॉन वन प्लस लॉग ए बेस ई। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग कुछ C1 मान सकते हैं।
तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा आई बराबर ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ए बेस ई प्लस C1। ये इंटीग्रेशन आएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स का। इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते थे। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग मान लें हमको दिया गया है कि आई बराबर इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स। अब अगर हम लोग देखें आपको पता होगा कि अगर पावर्स सेम है, जैसे मान लीजिए ए की पावर m है और b की पावर m है, तो जब पावर सेम होती हैं तो जो नंबर्स होते हैं बेस में वो मल्टीप्लाई होकर के फिर वही पावर उनमें लग जाती है। ये ए बी की पावर m होता है। तो अगर यहाँ हम लोग गौर करें तो यहाँ जो a की पावर x e की पावर x है, इसको हम लोग ए ई की पावर x लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ए ई की पावर x dx आराम से लिखा जा सकता है। अब देखिए ए ई को अगर हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो, तो कंफ्यूजन के लिए इसीलिए हमने टी मान लिया। नहीं डायरेक्ट यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आता है, तो इसको हम लोगों ने टी मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एक्स डीएक्स। अब ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला आपने लर्न किया होगा। ए की पावर एक्स डीएक्स बराबर होता है ए की पावर एक्स अपॉन log a बेस e प्लस सी। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ a की जगह पे t हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये बन जाएगा t की पावर x अपॉन log t बेस e प्लस सी। अब ध्यान दीजिए ये बन जाएगा हमारे पास, t की वैल्यू रख दो भाई, t की वैल्यू हम लोगों ने a ही मानी है, तो ये बन जाएगा ए ई की पावर x अपॉन log ए ई और बेस में ई प्लस का सी। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की भी प्रॉपर्टी आपको पता है। और यहां पर देखिए ए ई की पावर एक्स, तो ये प्रॉपर्टी तो सिंपल जो है पावर जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ए की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स बन जाएगा। और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लॉग की आपको पता होगा कि लॉग में अगर दो नंबर्स प्रोडक्ट में है लॉग ई एम एन, तो ये बन जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहां से अगर इसको हम लोग देखें तो ये बन जाएगा log a बेस e प्लस log e बेस e प्लस c। ठीक है, अब अगर बेस और जो मेन जिसका log हम लोग निकाल रहे हैं ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बन जाएगा a की पावर x e की पावर x अपॉन, उसको आगे लिख दें और इसको पीछे लिख दें, 1 प्लस log a बेस e प्लस सी। यही आ जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू। और अगर हम लोग ऊपर दूसरे मेथड से जब हमने निकाला, दोनों को हम लोग मैच करें तो देखिए दोनों आंसर सेम आएंगे। ये देखिए ये वाला भी आपका सेम है और ये वाला भी सेम है। तो किसी भी एक मेथड से आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते थे और 1 नंबर का ही सवाल था और बहुत आसान सवाल था, ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं था। ठीक है, उसके बाद अब 3 नंबर के लिए हम एक अपना पार्ट 3 वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 पाने के लिए। धन्यवाद।